Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up Essay 240, which is auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. So first things first, what do you mean by fraud? Anything, any act which is intentional in nature, done to get some advantage out of it is known as fraud. Then what do you mean by error? Error is something you have committed some mistake, but that is unintentional. You did not tend to do that. It happened by some reasons otherwise other than intentions. Okay, so these are known as errors, but fraud मतलब intentional. ओके नाउ फ्रॉड के होने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉड हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके. दूसरा फ्रॉड हो सकता है आपका एसेट्स जो एंटिटी के हैं उसको मिस एप्रोप्रिएट करके. और किस वजह से फ्रॉड किया जाता है? तो फ्रॉड किया जाता है बिकॉज इंसेंटिव है, कुछ प्रेशर है किसी के ऊपर जिस वजह से वो फ्रॉड करने पर मजबूर हो गया है. उसको कोई टारगेट दिया है कि आपको सो एंड सो टाइम में अचीव करना है, एंड टू अचीव दैट he is committing some fraud because it was not practically possible for him to complete that target without doing so. और क्या हो सकता है? कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो फ्रॉड्स कर लेते हैं, उनको मौका मिलता है फ्रॉड कर लेते हैं. ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है मौका मिल रहा होता है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स इतने वीक होते हैं. मैनेजमेंट TCWG की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना. इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? इसके लिए या तो वो इंटरनल कंट्रोल्स को लगा लेते हैं, ठीक है. दूसरा वो क्या कर सकते हैं? अपनी एंटिटी के अंदर एनवायरनमेंट इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर मॉरलिटी है, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, एथिकली काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं. लेकिन अगर मैनेजमेंट TCWG ऐसा नहीं कर पाती तो फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर आती है कि वही जिम्मेवार हैं फॉर नॉट प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग दी फ्रॉड. उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स अगर जो उन्होंने बनाए वो वीक हैं, कोई भी उनको ब्रेक करके काम कर सकता है. कंट्रोल्स की वजह से जो काम प्रिवेंट होना चाहिए था नहीं हो रहा, प्रिवेंट तो छोड़ो डिटेक्ट भी नहीं हो रहा कि किसने फ्रॉड किया है, तो उस केस में मैनेजमेंट एंड TCWG इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, अच्छा अब मुझे तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. अब मैं ऑडिट करने गई किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो रही हैं दैट इज़ ड्यू टू फ्रॉड और एरर? देखो, फ्रॉड की जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स होती है ना, उनको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना एरर्स का होता है, क्योंकि एरर्स को कोई छुपाने की कोशिश नहीं करता, बट फ्रॉड को जो कर रहा है वो बिल्कुल छुपाने की कोशिश करेगा, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ करता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड. बट स्टिल मुझे तो ओपिनियन देनी है. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. चाहे फिर मुझे देना है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मनी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो एरर ही नहीं, मुझे तो फ्रॉड वाली भी चेक करनी पड़ेगी कि फ्रॉड की वजह से तो नहीं हो रही मटीरियल मिस स्टेटमेंट. इसके लिए मैं अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाऊंगी, रिस्पॉन्सेज देखूंगी, जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करे, असेस किए, उनके रिस्पॉन्सेज देखूंगी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करूंगी, जिससे मैं मेक श्योर कर पाऊँ कि जो मैं जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैं ओपिनियन दे रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक ही होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड की वजह से मेरी ओपिनियन कहीं गलत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब फ्रॉड को सिंस डिटेक्ट करना इज़ नॉट ईजी. हो सकता है इनहेरेंट लिमिटेशंस है, मैं सारी चीज़ें एक एक करके चेक नहीं कर सकती. ऑल्दो मैं अपने जो भी काम कर रही हूँ आई एम डूइंग इट स्केप्टिकली, बट स्टिल देयर आर सम चांसेस कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर जाऊँ. राइट, सो उस केस में दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन, अनअवॉइडेबल रिस्क है, मैं कुछ नहीं कर सकती. हो सकता है जो फ्रॉड है दैट इज़ बीइंग डन बाय द मैनेजमेंट और द TCWG, उनका फ्रॉड पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है रादर एज कम्पेयर टू द एम्प्लॉयज़. रीज़न बीइंग मैनेजमेंट TCWG के पास तो सारी पावर्स होती हैं, सारे कंट्रोल्स होते हैं, आप इजीली डिटेक्ट कर ही नहीं सकते किस उन्होंने किया. सो दैट इज़ वाई दीज आर सम रीजन्स की जिसकी वजह से ऑडिटर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है. ठीक है, उसको चेक करना पड़ता है ईयर एंड ट्रांजैक्शंस कैसे हो रखी हैं. ऐसी तो कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है जो नेक्स्ट ईयर रिवर्स कर रखी है, कोई फेक जर्नल एंट्रीज तो नहीं डाल रखी, कोई ऐसी एंट्रीज तो नहीं डाल रखी जो अनयूजुअल है बिल्कुल. मतलब नॉर्मली अगर देखो हर महीने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही और अचानक से एकदम से पॉपअप हो रही है एंड विच इज़ वेरी एबनॉर्मल. तो उस केस में आई नीड टू गो इनटू रूट्स कि कहाँ क्यों हुई है ट्रांजैक्शन, कैसे हुई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट एंड हाउ इट वाज डन, व्हाई इट वाज डन. सो ये सारी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, इंक्वायर करूंगी मैनेजमेंट को भी, TCWG को भी, एम्प्लॉयज़ को भी, जिनको मर्जी इंक्वायर करना है मैं सबको इंक्वायर करके चेक करूंगी कि क्यों हुई थी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो. अब प्रोसीजर्स करें, मुझे कोई रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुए, पहले मैं चेक करूंगी क्या ये रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आर बिकॉज ऑफ फ्रॉड
फ्रॉड की वजह से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 450 के हिसाब से मटीरियलिटी वगैरह चेक करके आगे का प्रोसीजर कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है ये फ्रॉड की वजह से, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप उनको बताओगे जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की, किसकी थी, मैनेजमेंट TCWG की। तो जैसे ही पता चलेगा मैनेजमेंट TCWG को जाके बताओगे कि ऐसे से हमें फ्रॉड पता चला है। लेकिन अगर आपकी कहीं लॉ में लिखा हुआ है कि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी आपको रिपोर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 143 सबसेक्शन 12 में, इफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड इज मोर देन 1 करोड़ देन यू हैव टू रिपोर्ट टू CG। तो ऐसा कुछ है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू द एप्लीकेबल अथॉरिटी एज वेल। ओके, सो कम्युनिकेशन किया मैनेजमेंट TCWG को, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर फ्रॉड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, मैं अपना ऑडिट नहीं कर पाऊंगी, मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी, मैं क्या करूंगी, फिर विड्रॉ कर लूँगी और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं अपना रेजिग्नेशन फाइल कर दूंगी कि आई कैन नॉट डू दी ऑडिट ऑफ दिस, आई कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑल्सो आपको पता होगा कारो के अंदर वी हैव पैरा 3 क्लॉज 10 वेयर वी हैव टू रिपोर्ट फॉर दी फ्रॉड्स, ठीक है। तो वो चीज़ भी रिपोर्ट करनी पड़ती है जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, तो यू हैव टू रिपोर्ट इट एज वेल, ठीक है। आप और आपको जो भी इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा दैट विल बी कवर्ड नाउ, हम और अब सीक्वेंस में पढ़ेंगे विद द नोट्स, ठीक है, जिससे हमारा कुछ भी मिस ना हो। ये एक ब्रीफ आइडिया था, आई होप आपको इस एस्से का बैकग्राउंड समझ आ गया होगा, इस एस्से में क्या क्या पर्टिकुलरली टॉपिक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड जब भी आप इसके आंसर्स लिख रहे हो ना फ्रॉड से रिलेटेड, जब आपके पास आपको पता चले क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू अप्लाई एस्से 240, तो ऑलवेज चेक कि आपको पैरा 3 क्लॉज 10 की कहीं रिपोर्टिंग करनी है तो वो भी मेंशन करो। 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से यू हैव टू कंप्लाई विद दोज प्रोविजंस एज वेल। तो आपको जहाँ पे भी वो दोनों रेलेवेंट लगे ना, तो प्लीज़ रेलेवेंट हैं तो साथ में लिखना, आपका आंसर और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। सो दीज 3 टॉपिक्स आर रिलेटेड। तो जब भी पर्टिकुलर इस चीज़ का फ्रॉड से रिलेटेड आंसर लिखो तो देखो कि ये तीनों भी कहीं पर लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसको भी मेंशन करो, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा इंप्रेशन बनेगा ऑन दी पेपर चेकर। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स। एस्से 240 Auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. First of all, I have covered the meaning. Meaning हमने समझ ही लिया था, intentional act by the persons among the management TCWG, others using the deceptive means to obtain unfair or illegal advantage. What is the nature? Auditor is primarily concerned with these frauds that may cause material misstatements in the financial statements. उसको मतलब नहीं है और फ्रॉड से, उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ उन फ्रॉड से है जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ओपिनियन किस पर देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देना है, ठीक है। तो सच फ्रॉड्स में अकर ड्यू टू सोर्सेज क्या है, टाइप्स क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा मेरे पास आ जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं तो वो कैसे हो सकता है, इट कैन बी डन बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खराब हो जाएंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझकर कोई एंट्री नहीं डाली आपने, जानबूझकर जो एंट्री होनी थी वैसे नहीं डाली, इंटेंशनली आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिस तरीके से अप्लाई होते हैं वैसे अप्लाई ना करके कुछ और तरीके से करे, जिससे एंट्री को घुमाया और आपका काम हो गया, हो सकता है ना। दूसरा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जांपल टीमिंग एंड लेडिंग कर रहे हो, मिल बांट के फ्रॉड को प्लान करा हुआ है, एम्बेजलिंग द रिसीट्स, स्टीलिंग द फिजिकल एसेट्स और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, causing an entity to pay for goods and services not received, using an entity's assets for the personal purpose, entity का सामान है अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, मिसअप्रोप्रिएट किया जा रहा है एसेट्स को। आपने क्या किया, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक मिले नहीं है बट बुक्स में दिखा दिया, या बुक्स में क्या अपने पेमेंट दिखा दिया कि मैंने इसका पेमेंट कर दिया, और पेमेंट की एक्चुअल में किया क्या नहीं, हो सकता है अपने पास रख लिया, या हो सकता है असली में दे भी दिया लेकिन उस बंदे के साथ आपने टीमिंग एंड लेडिंग कर रखी है कि मैं तुझे ये पैसा दिलवा रहा हूँ उस गुड्स और सर्विसेज का जो अभी तक एंटिटी को मिला नहीं है, ये पैसा तुम मुझे दे दे अभी के लिए, मैं बाद में वापस कर दूंगा, मुझे 10 दिन के लिए ज़रूरत है, मुझे पैसा दे दो, हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, एंटिटी के एसेट्स का, एंटिटी के कैश का मिसयूज़ कर रहे हो। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिजिकल एसेट जो प्रेजेंट है उसी को चुरा के ले जा रहे हो अपने खुद के पर्पस के लिए। जो रिसीट्स आ रही हैं उनको बुक्स में ना शो करके 10 दिन बाद एंट्री डाल दी,
10 दिन अपने पास पैसा रख लिया, यूज़ कर लिया, काम हो गया, वापस कर दिया, वापस कैश डिपॉजिट कर दिया कि इस पार्टी से आ गया, उसकी एंट्री डाल दी। क्या किया 10 दिन तक? तो आपने उस पैसे को यूज़ किया ना, जो पैसा एंटिटी का था। यू हैव एम्बेजल्ड द रिसीट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी बोल सकते हो। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड। देयर वाज सम इंसेंटिव, देयर वाज प्रेशर ऑन यू कि आपको फ्रॉड करना पड़ा। हो सकता है रैशनलाइजेशन टू डू फ्रॉडलेंट एक्ट, मतलब आपकी आदत ही है, आपका नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन नेचर ऐसा है। थर्ड इज दी अपॉर्चुनिटी टू डू सो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बिकॉज इंटरनल कंट्रोल्स वर वीक, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं हुआ मैनेजमेंट ECWG को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, इस वजह से फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा टॉपिक्स पता चल गए, अब इनको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने चार्ट इसलिए बनाया कि जब आप रिविजन कर रहे हो तो आप रिविजन सिर्फ इस चार्ट को देख के खुद से याद करने की कोशिश करो कि आप इसमें पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्या कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज, डिफरेंट वेज टू कमिट द फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, और आप कर सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा अब उसके तरीके पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से होता है। आपने क्या किया, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज डाल दी पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जिससे कि आप ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सको, दिखा दो कि कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, शेयर होल्डर्स को खुश कर दो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लो, सिर्फ एंड पे दिखा दिया और नेक्स्ट ईयर थोड़े दिनों में ही एंट्री रिवर्स मार दी। तो ये क्या है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। Adjusting the assumptions inappropriately and changing the judgments used to estimate the account balances। estimate है, judgment based है, या मैनेजमेंट भी अपनी जजमेंट लगाती है, ऑडिटर भी अपनी जजमेंट के हिसाब से चेक करता है कि सब सही है या नहीं सही, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी करेक्टनेस चेक नहीं हो सकती कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है या नहीं, एग्जैक्ट सेम अमाउंट है या नहीं, क्योंकि कोई एविडेंसेस नहीं होती। तो एस्टिमेशन बेसिस पर चलता है, जजमेंट बेसिस पर चलता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, assumptions को ही एडजस्ट कर दिया जिससे कि जजमेंट चेंज हो जाए और आपका वैल्यू वो आ जाए जो आप चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओमिटिंग और एडवांसिंग और डीलेइंग, मतलब आपने एंट्री डालनी थी, आपने डाली नहीं, ओमिट कर दी। एडवांसिंग मतलब पहले डाल दी, बाद में डालनी थी, पहले डाल दी एंट्री। हो सकता है डीले कर दिया। तो रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, आपने उसको या तो ओमिट कर दिया या एडवांस पहले डाल दिया, या फिर उसको जब डालना था वहाँ डाल के बाद में डाला है। फैक्ट्स कंसील कर रखे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रखे, जिसकी वजह से जो अमाउंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे, ठीक है। तो फैक्ट्स जिसके बेसिस पर आप अपनी जजमेंट्स लेते, एस्टिमेट्स बनाते हो, फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करा, कंसील कर लिया, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, engaging in the complex transactions that are structured to misrepresent the financial position or the financial performance of the entity। आपने complex transactions कर रखी हैं, ऐसी complex transactions हैं, उसको इस तरीके से complex बनाया गया है, transaction complex थी नहीं थी, आपने उसको बनाया है just because you wanted to misrepresent the financial position or the financial performance of the entity। आपने जो भी terms थे, records थे, उनको alter करा, क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल ट्रांजैक्शन थी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी, तो आपने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं से आप उसके टर्म्स को मॉडिफाई कर दो, ऑल्टर कर दो, रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस कर दो, जिसकी वजह से जैसा आप चाह रहे हो आपको वैसे रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। So let's quickly revise these ways because this is one of the important questions. Different ways to commit the fraud financial reporting. First one is the fictitious journal entries. Second one is the adjusting assumptions. Third one is the omitting, advancing or delaying of the recognition in the financial statements of any event or transaction. Next one is the facts being concealed or not disclosed. Next is the structuring a transaction into a complex way. Sixth one is altering the terms and records related to significant and unusual transactions. Okay till here? Okay. आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे ना, 3 पढ़े थे, इंसेंटिव या प्रेशर है कि फ्रॉड करना पड़ रहा है, या रैशनलाइजेशन टू दी फ्रॉडुलेंट एक्ट, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ थी फ्रॉड करने की। तो उसकी डिटेल अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर हमारे पास 3 ये आ गए,
ठीक है। अब हमने जब इंसेंटिव और प्रेशर की बात करी थी तो उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अनरियलिस्टिक अर्निंग टारगेट या फिर फाइनेंशियल आउटकम आपने अनरियलिस्टिक दिए। देखो रियलिस्टिक है तो बंदा फिर भी कोशिश करता है मेहनत से काम करने की, बट अब अनरियलिस्टिक है तो फिर वो और थोड़ा सा लेजी हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे तो ये ईजिली हो ही नहीं पाएगा, चीटिंग तो करनी पड़ेगी, फ्रॉड तो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, उसकी खुद की पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उसको खुद 10 दिन के लिए पैसा चाहिए और उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, अरेंज नहीं कर पा रहा है, और उसको मौके दिख रहे हैं कि वो अरेंज कर सकता है ऐसे ऐसे एंट्री घुमाकर, तो कर लेगा, वो चांसेस है इसकी वजह से कर ले। परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, इंटरनल कंट्रोल्स ही बेकार है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं हो रखा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंटरनल कंट्रोल्स को इजीली ओवरराइड किया जा सकता है। आप इस पोजीशन पर हो जहाँ पर आपको ट्रस्ट किया जाता है, आपको सब पता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में कहाँ कहाँ पर वीकनेसेस हैं, कहाँ कहाँ से आप इजीली चुटकियों में काम कर सकते हो बिना किसी को पता लगे, तो आप डेफिनेटली उस पोजीशन को यूज़ कर सकते हो, मिसयूज़ कर सकते हो रादर। अपॉर्चुनिटीज़ टू मिस एप्रोप्रिएट एसेट्स, हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स को आपने गायब करना स्टार्ट कर दिया, मिस एप्रोप्रिएट करा, यूज़ करके वापस रख दिया। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, इसका मतलब एटीट्यूड, कैरेक्टर, सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज़, बंदे का एटीट्यूड ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ कहती है कोई गड़बड़ नहीं है, फ्रॉड करो। आप डिसऑनेस्ट पर्सन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं लगती इस चीज़ में करने में, तो ऑब्वियसली आप करोगे, आपका नेचुरल ह्यूमन नेचर है ऐसा। इवन ऐसा नहीं है कि जो इनका नेचर ऐसा होता है वही फ्रॉड करते हैं, जो ऑनेस्ट पर्सन है ना वो भी कभी कभार कर सकता है अगर उनको ऐसा मौका मिले या उनको ऐसी ज़रूरत लगे। सो इवन दी ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स कैन कमिट दी फ्रॉड्स environment that imposes sufficient pressure on them। आपने ऐसी situations create कर दी हैं even though the person is honest, but वो मजबूर हो गया है कि उसको फ्रॉड करना पड़ रहा है, ठीक है। So what were the factors? Let's quickly revise. First one was incentive or pressure to commit the fraud. Second one, perceived opportunity to do so. Third one was rationalization of fact. In incentive pressure to commit the fraud, we learned in unrealistic earnings target or the financial outcome. Second one was personal financial obligations, for example access to cash, theft. Next one was perceived opportunity to do so because the internal controls were weak, segregation of duties was not there, misappropriation of assets was possible because of the opportunities being there. Or third one was the rationalization of fact because the nature of the person was such that he was dishonest, or even the honest persons can do that if they are forced to do that because of the environment. Okay, next, एज एन ऑडिटर व्हाट इज़ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। सो ऑब्जेक्टिव यही होता है जैसे कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, असेस करना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकती हैं, एंड द रीज़न इज़ फ्रॉड, ठीक है। फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना उन असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के लिए जो फ्रॉड की वजह से हो रही हैं, और उनके लिए रिस्पॉन्सेस क्रिएट करना एंड उनको एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना जहाँ पर भी आपको फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है या फ्रॉड होने के चांसेस लग रहे हैं। So as an auditor you have to identify and assess the risks of material misstatements in the financial statements due to fraud. You have to obtain the sufficient and appropriate audit evidences about the assessed risks of material misstatements due to fraud. You have to respond appropriately to identified or suspected fraud. Next, responsibility for the prevention and detection of fraud is with the मैनेजमेंट एंड द TCWG। इसके लिए मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इंश्योर करती है एथिकल रिक्वायरमेंट्स हों, कल्चर ऐसा बनाएं कि एंटिटी के अंदर कि सभी लोग ऑनेस्टली काम करें, एथिकल वैल्यूज़ ऐसी इम्बाइब करें सभी के अंदर। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर क्या इसके साथ साथ उनको करना ही पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल्स भी उनको नेसेसरी जहाँ पर लग रहे हैं वहाँ पर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर फ्रॉड हो सकता है। Risks associated for non-detection of material misstatement. I told you it is not easy to detect a material misstatement due to fraud. Reason being, some of them are the inherent limitations. Inherent limitation है, कुछ कर ही नहीं सकते थे, unavoidable है। Secondly, risk of non-detection of fraud is more in case of risk of non-detection is more in case of fraud as compared to error. Reason being, the fraud is carefully organized scheme and it is sophisticatedly designed and planned. मैनेजमेंट फ्रॉड तो बहुत ही ज़्यादा, उसका तो रिस्क और भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है और उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
Auditor's responsibility with respect to fraud. As an auditor, what is my responsibility to with respect to fraud? First of all, ऐसे दोस्तों के हिसाब से मुझे क्या करना होता है, मुझे तो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी पड़ती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट दी ऑडिट, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हैं. अगर ऑडिटर को लगता है कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर पॉसिबल है कि मिस स्टेटमेंट्स मिल जाएं, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जिससे कि उसको चेक कर पाए कि क्या सच्ची में मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं या नहीं, या मिस स्टेटमेंट्स भी हैं या नहीं. इसके बेसिस पर वो क्या करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, और एविडेंसेस के बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, डिटर्मिन करेगा कि जो मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं क्या वो मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल हैं. मटीरियलिटी कैसे चेक करोगे, मटीरियलिटी एज पर ऐसे 320 चेक करोगे. अगर मिस स्टेटमेंट्स नहीं आइडेंटिफाई होती तो बहुत बल्ले आपको मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिली, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं तो चेक करो क्या वो मटीरियल हैं, क्या वो इमटीरियल हैं. अगर इमटीरियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. अगर वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स है तो देखो कि क्या उसका होने का कारण फ्रॉड है. अगर नहीं है तो देखो कि जो मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल हैं वो हमारे लिए ऐसे 450 के हिसाब से कितनी मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, मुझे उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है. ठीक है, वो सब करवा लो. लेकिन मिस स्टेटमेंट्स फ्रॉड की वजह से हैं और मटीरियल भी हैं, तो उस केस में कम्युनिकेट करो इस मैटर को फटाफट से टू द TCWG और मैनेजमेंट, बिकॉज इट वॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द TCWG टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट दी फ्रॉड्स. तो इस केस में सबसे पहले तो उनको कम्युनिकेट करो, और साथ ही साथ अगर आपकी लीगल रिक्वायरमेंट बनती है तो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करो. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014. इफ़ ऑडिटर कंक्लूड्स कि पॉसिबल ही नहीं है कंटिन्यू करना, क्योंकि जो ये फ्रॉड है इसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ही शुड रिज़ाइन. ओके, ऑल्सो हमें पता है कि ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड इन पैरा 3 क्लॉज 10 ऑफ कारो 2016, तो वहाँ पर भी आप रिपोर्टिंग करोगे. नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात करते हैं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सेज टू द एसेट्स रिस्क, इसमें हमारा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड, एंड थर्ड वन इज द रिस्पॉन्सेज टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. सो हम आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे 315 अप्लाई कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल्स. अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सेज बनाने, तो रिस्पॉन्सेज के लिए हम देखना पड़ेगा कि वेदर रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, मैनेजमेंट ने ओवरराइड के कंट्रोल्स को उसके रिस्पेक्ट में आपको रिस्पॉन्सेज क्रिएट करने हैं, या फिर पर्टिकुलर रिसर्चन लेवल के लिए, या फिर ओवरऑल रिस्पॉन्सेज. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू असेस for applying the risk assessment procedures, what you can do, the procedures may be inquiring within the entity with the management or with other people within the entity. You can inquire with the TCWG, you can see whatever are the unusual or unexpected relationships which are being identified, or any other information which you see as an auditor which is more suspicious. Also you can evaluate the fraud risk factors based upon which you can probably get the chances of risk of material misstatements. Okay, so first one is the risk assessment procedures में first one was inquiring the management and others within the entity. So auditor को क्या करना चाहिए, auditor को inquiry करना चाहिए with the management. उनसे पूछो कि आपने क्या प्रोसेस लगा रखा है, आपने किस तरीके से, आप कैसे एसेस करते हो मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस को जो फ्रॉड की वजह से हो सकते हैं. मैनेजमेंट से पूछो आपने क्या प्रोसेसेस लगाए हैं जिससे कि आप फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो. कोई स्पेसिफिक रिस्क फॉर फ्रॉड अगर आपको दिखता है तो आप क्या करते हो, कैसे रिस्पॉन्सेज आप क्रिएट करते हो, आपको अगर फ्रॉड्स मिलते हैं तो क्या आप उनको कम्युनिकेट करते हो विद द TCWG. ठीक है, तो ये सब इनसे पूछो. उनसे पूछो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके का है, मैनेजमेंट्स कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग इट्स बिजनेस इट्स व्यूज़ ऑन द बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिकल बिहेवियर. देखो जो टॉप लेवल करता है ना उसको फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज़, तो मैनेजमेंट से ये सारी चीज़ें पूछो. आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से इंश्योर कर रहे हो कि सारा काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, फॉर एंटिटीज हैविंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन द ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरीज टू द इंटरनल ऑडिटर. कि आपने, क्योंकि उसने तो सारे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे होंगे, तो उनसे पूछो इंटरनल कंट्रोल्स में आपको कहीं लगा कि गड़बड़ होने के चांसेस हैं या कहीं पर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, उसकी रिपोर्ट देखो.
ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट इंक्वायरिंग दी मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन दी एंटिटी. इसमें आप देखो कि जो आपने इंक्वायरी करी है, चेक करो कि एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. चेक क्या करना है, पता है ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल कंट्रोल्स को अप्लाई करवाने में भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी. तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट को ही पकड़ लो, उनसे इंक्वायरीज करो, ठीक है, कि आप किस तरीके से फ्रॉड को डिटेक्ट करते हो, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो, आपने कौन से कंट्रोल्स लगा रखे हैं. ठीक है. अब मैनेजमेंट कह सकती है कि मेरा जो फ्रॉड चेक करने का तरीका है, मैं ना साल में एक ही बारी ऐसे वाले प्रोसीजर्स कर लेती हूँ. तो इट में वेरी, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, किस तरीके का काम है, चांसेस कितने रहते हैं फ्रॉड होने के, तो उसके डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो किस फ्रीक्वेंसी में अपने प्रोसीजर्स को अप्लाई कर रहे हैं चेक करने के लिए कि फ्रॉड है या नहीं. सो एनुअल बेसिस पर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर कुछ अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है कुछ लोगों की एंटिटी ऐसी है, इतना ज़्यादा रिस्क होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, डेली मॉनिटरिंग करते हैं. ठीक है. कुछ एज एन ऑडिटर मुझे चेक करना पड़ेगा कि एंटिटी के कंट्रोल्स मेरे हिसाब से कैसे हैं, मैंने ऐसे 315 के हिसाब से एंटिटी को समझा, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझा, तो मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कितने रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मुझे आइडेंटिफाई हो रहे हैं. सो इस बेसिस पर आप थोड़ा सा अपना प्रोसीजर्स अप्लाई करके चेक कर सकते हो सारा कुछ. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्वायरिंग दी TCWG. ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है कि कैसे TCWG मैनेजमेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं और उनके प्रोसेसेस को सुपरवाइज कर रहे हैं. मान लिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, बट TCWG की ड्यूटी है मैनेजमेंट को सुपरवाइज करना. तो क्या TCWG अच्छे से मैनेजमेंट को सुपरवाइज कर रही है, नहीं कर रही, क्या प्रोसेसेस अब देख लगा रखे हैं, क्या TCWG के पास कुछ पता है कि कहीं कहाँ पर फ्रॉड्स हुए हैं या ऐसे कौन से फ्रॉड्स हैं जिन लोग की एंटिटी में हुए हैं और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है. तो वो पूछो कि आपकी नॉलेज में कोई फ्रॉड है TCWG से. ठीक है. तीसरा, देखो कि क्या कोई ऐसे आपको अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन इवेंट लगी है जहाँ पर जो पिछले साल नहीं थी. आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाओ, कंपैरिजन करो पिछले साल इस साल में या पिछले महीने इस महीने में, कैसा कुछ बिल्कुल अनयूजुअल आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू फ्रॉड. चेक करो. अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर इन केस, कोई भी आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिली जहाँ पर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू फ्रॉड. चेक करो. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करो कि क्या इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑब्टेन करी है उसमें आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं. नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो देखो कि फ्रॉड है या नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी एंटिटी के अंदर फ्रॉड हुआ ही है, ऐसा नहीं है. हो सकता है चांसेस थे बट नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो चेक करो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पर कि क्या सच्ची में फ्रॉड हुआ है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड. ऑडिटर को 315 ऐसे के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि क्या फ्रॉड की वजह से कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो रही हैं एट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट दी असर्शन लेवल. चेक करेगा ऑडिटर एंटिटी की एनवायरनमेंट के बारे में समझेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स को समझेगा, एक्टिविटीज़ देखेगा कि कौन सी रिस्क होने वाली से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं. तो यही हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन. ये पूरा का पूरा ऐसे 315 है जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो आपको भी ऐसे 315 के हिसाब से बिल्कुल, जो अगर आपको ऐसे 315 समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ईजिली यहाँ पर लिख सकते हो. राइट. नेक्स्ट वाज रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड. ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी उसका केपेबल स्टाफ है उसको असाइन करना पड़ेगा चेक कराने के लिए कि कहाँ पर फ्रॉड्स लग रहे हैं, जो उसने रिस्क आइडेंटिफाई करें उसको अब इवैल्यूएट करने का टाइम आ गया, रिस्पॉन्सेज देने का टाइम आ गया. ना ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंटिटी ने अडॉप्ट कर रखी हैं जहाँ पर उसको लग रहा है जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंटली हो सकती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अपनी अर्निंग्स करने की कोशिश कर सकती है. ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर आपको घपला दिख रहा है, गड़बड़ दिख रही है, चेक करो उनको. ठीक है. आपको जहाँ पर भी लगता है सरप्राइज चेक्स करो, सरप्राइज विजिट्स करो, जिससे ऐसा तो नहीं है जब आप जाते हो तो उस टाइम पर वो प्रिपरेशन करके रखते हैं सब कुछ सही और जब आप नहीं जाते हो तो काम कुछ गड़बड़ी हो रहा है. सो इसी वजह से सरप्राइज विजिट्स रखनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है. ऑडिट प्रोसीजर्स को हमेशा वैसा ही मत रखो जैसा आप पहले रखते आए हो, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके देखो कि कुछ नया आपको पता चल रहा है. सो दिस वे द ऑडिटर कैन क्रिएट द रिस्पॉन्सेज.
असर्शन लेवल के रिस्पॉन्सेज की बात करें तो अभी हमने ओवरऑल रिस्पॉन्सेज पढ़े थे। असर्शन लेवल के रिस्पॉन्सेज की बात करें तो ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन और परफॉर्म करने पड़ जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपका जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट था वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट विच वर ड्यू टू फ्रॉड एट द असर्शन लेवल पर कोई फ्रॉड हुआ की वजह से कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आपको असेस हुई, वहाँ पर आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जब कोई हिंट लगा है कि कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली यू शुड डू ना सम एडिशनल प्रोसीजर्स जिससे कि पता चले कहीं और तो फ्रॉड नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सेज टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन पर होती है जहाँ पर फ्रॉड इजीली किया जा सकता है, ठीक है। फ्रॉड को करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और उसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैनिपुलेट कर सकती है मैनेजमेंट कभी भी कैसे भी अकाउंट्स को, क्योंकि वो कंट्रोल्स के भी बियॉन्ड जा सकती है, उसको सारी वीकनेसेस पता होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ फ्रॉड वहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि सिर्फ इतने प्रोसीजर से काम चल जाएगा या मुझे कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत है। अगर एडिशनल प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत लग रही है तो ऑडिटर शुड डेफिनेटली डू दैट। उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जहाँ पर भी उसको गड़बड़ होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एसे। लेट्स क्विकली रिवाइज इट अप once again so that we don't miss out any of the points and we are able to remember it as well. So सबसे पहले जो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट इज़ फ्रॉड का मीनिंग क्या है। फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी इंटेंशनली जो काम किया जाता है, दैट इज़ नोन एज फ्रॉड। पर्पस क्या होता है? टू ऑब्टेन दी अनफेयर और इलीगल एडवांटेज। नेक्स्ट, नेचर क्या होता है? फ्रॉड्स जो किए जाते हैं, ऑडिटर का प्राइमरी कंसर्न उन फ्रॉड्स पर होता है दैट आर ड्यू टू फ्रॉड्स जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द रीजंस कुड बी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। दीज आर द टाइप्स और सोर्सेज। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड को फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी बोलते हैं, जिसमें मेरे पास 3 पॉइंट्स आते हैं। इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट दी फ्रॉड, सेकंड वन वाज रैशनलाइजेशन टू फ्रॉडुलेंट एक्ट, थर्ड वन वाज अपॉर्चुनिटी टू डू सो बिकॉज ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल्स और दी इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो आप किस तरीके से कर सकते हो? आप फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज आ सकते हो, अजम्पशंस को एडजस्ट कर सकते हो इनअप्रोप्रिएटली। आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्निशन होनी थी उसको ओमिट कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, डिले कर सकते हो। आप कुछ फैक्ट्स को कंसील कर सकते हो, डिस्क्लोज ना करके भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो क्योंकि अमाउंट्स का जो डिस्क्लोजर होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आप कुछ ट्रांजैक्शंस को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हो जिससे कि आप अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मिस रिप्रेजेंट कर पाओ। आप कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि सिग्निफिकेंट है, अनयूजुअल है, उसके टर्म्स और रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करके चेंजेस कर सकते हो। आप इंटेंशनली मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर सकते हो। आप मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशंस कर सकते हो। फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज ऑल द पार्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड वन वाज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिसएप्रोप्रिएशन एसेट्स, फॉर एग्जांपल टीमिंग एंड लेटिंग, embezzling the receipts, stealing the physical assets or the intellectual property, causing an entity to pay for goods or services which are not being received by the entity, using an entity's assets for the personal purposes. These are all what? Misappropriation of assets. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में 3 पॉइंट्स वर देयर। फर्स्ट वन वाज द इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, दिस कैन बी ड्यू टू अनरियलिस्टिक टारगेट्स बीइंग सेट बाय द एंटिटी व्हिच इज बीइंग गिवन और द फाइनेंशियल आउटकम, अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल आउटकम। The second one could be the personal financial obligation. For example, the person needs some cash for few days, he is embezzling that, teaming and lading. Second point, main point was perceived opportunity to do so because the internal controls were very weak. There was no segregation of duties done properly, and there were some opportunities to misappropriate the assets. For example, the high value items, or the person is holding the position of trust where he is of the knowledge about all the weaknesses in the internal controls. Okay, next, rationalization of the act, the attitude, character or the set of ethical values of the person to commit dishonest act. Even the honest individuals can commit frauds. The environment imposes sufficient pressure on them that in that situation that even the honest persons commit the frauds. What is the objective of auditor? Auditor's objective is to identify and assess the risks of material misstatements in the financial statement due to fraud.
Second is to obtain the sufficient and appropriate audit evidences about the assessed risks of material misstatements due to fraud. Third, to respond appropriately to the identified or suspected fraud. The responsibility for preparation and detection of fraud is with the management of the TCWG. For this purpose, the management is required to ensure the ethical requirements, being a culture of honesty and ethical values, and design, implement and maintain the necessary internal control activities. There are some risks which are associated for non-detection of material misstatements. For example, the inherent limitations, which is the unavoidable risk. Second one is the risk of non-detection of fraud is more as compared to error. Reason being, the fraud is more carefully designed and organized, and it is sophisticatedly created. Next, management fraud risk is much more higher than the employee fraud risk. Reason being, because the management can directly or indirectly manipulate. It knows the weaknesses or the controls much better than the other persons in the organization. Auditor's responsibilities with respect to fraud, if I say so, as required by SA 200, auditors are required to obtain obtain the reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error. So for this purpose, the auditor is expected to follow the professional skepticism throughout the audit so as to identify those circumstances indicating the possibility of fraud. If the auditor identifies any circumstances as to the possibility of misstatements, he should perform the procedures as to determine whether the misstatements exist. Based on the evidences collected, if the auditor finds that there is no misstatement, then he will give the unmodified opinion. But if the auditor, after performing the procedures, sees that the misstatements are there, he needs to determine whether they are material or not. If they are material, then if they are material as per SA 320, then the auditor needs to ascertain whether it is due to fraud or not. If it is due to fraud, then the auditor needs to communicate this to the management of the TCWG and to the regulatory authorities if it is required by law. For example, in case of section 143 subsection 12. If the material misstatements identified is not because of fraud, then in that case SA 450 will apply. Okay, but if the material misstatements are due to fraud, but the auditor concludes that it is not possible for him to continue because of the multiple effects of fraud, so in that case the auditor should withdraw and inform the appropriate authorities. The withdrawal will be as per section 140 subsection 2. In addition, auditor is also required to report with respect to fraud as per the requirements of CARO 2016 para 3 clause 10. Next, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सेज टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी. सो द मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड. सेकंड वन इज मैनेजमेंट्स प्रोसेस. द ऑडिटर विल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट दिस. मैनेजमेंट ने क्या असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड के लिए लगा रखा है. मैनेजमेंट्स के प्रोसेस क्या है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द risks of fraud in the entity, including any specific risks of fraud. Management's communication, if any, to the TCWG, or the management's communication, if any, to the employees regarding the views on business practices and ethical behavior. For entities having an internal audit function, the auditor shall also make inquiries to the internal auditor and refer to his report as well. Now, who is responsible for entities' internal controls or for the preparation of financial statements? Obviously, the management. So, the auditor will inquire with the management regarding management's own assessment of risks of fraud and controls in place so as to prevent and detect the chances of fraud. Nature and extent, frequency of management's assessment may vary from entity to entity. Reason being the size of the entity, the nature of the entity. So it can be annual basis, it can be more frequent or less structured, it can be on continuous basis also. So auditor has to also check what is his understanding of the entity's control and its environment. So he has to determine the risks of material misstatements. He has to identify the risks of material misstatements. He has to inquire the TCW as well, because auditor needs to inquire the TCWG. Reason being the TCWG has to supervise the management. Okay, so management is responsible for the prevention and detection, we know that, but the TCWG is responsible for supervising the management's processes. So the auditor will inquire from him as well. He will obtain the information how the TCWG is supervising the management's processes. He will ask the TCWG whether they have any knowledge of any fraud which is affecting the entity as well. Okay,
Unusual or unexpected relationships identified by the auditor will evaluate the same, whether the unusual or unexpected relationships identified in performing the analytical procedures indicating any risks of material misstatements due to fraud. Other information which is being obtained by the auditor, if yes, then he needs to check whether the other information indicates any risks of material misstatement due to fraud. He has to evaluate the fraud risk factors also, whether information obtained indicates any one or more fraud risk factors. If yes, he needs to check whether there is any existence of fraud, because information being reflecting fraud risk factor does not mean that there is a necessary condition or necessary indication कि fraud होगा ही होगा. Fraud is in existence. It is not so. So he needs to check whether the fraud risk factors are indicating the existence of fraud. Okay, next, identification and assessment of risks of material misstatements due to fraud. This is same as SA 315. The auditor has to obtain the understanding of the entity related controls, including the control activities relevant to such risks, and as per this, the auditor will identify and assess the risks of material misstatements due to fraud at the financial statement level and the assertion level. Responses to assessed risk की बात करें, so first of all, the overall response में auditor will assign and supervise the personnel as per their capability, and he will evaluate whether the accounting policies adopted by the entity indicate any fraudulent financial reporting which is resulting from the management's effort to manage the earnings. Also, he will incorporate surprise element in the selection of NTE of audit procedures. He can do the surprise visits as well. Responses at assertion level की बात करें तो auditor design and perform करेगा further audit procedures जहाँ पर भी NTE are responsive to the assessed risk of material misstatements due to fraud at the assertion level. Okay, now responsibility या फिर responses to the risks related to management override of control. So the management is in a unique position to perpetrate the fraud because management's ability to manipulate the accounting records and prepare the fraudulent financial statements by overriding the controls. So that is why risks of material misstatements due to fraud is of high risk, significant risk. So auditor needs to determine whether the auditor needs to perform the extra audit procedures or not. So depending upon the risk, depending upon the nature of the risk, the auditor will decide. So this was all about this SA 240. If you like the video, please give it a big thumbs up and share it with your friends so that they can also use these videos for their benefit. Also, in case you are new to this channel, you can check out the other videos as well. We have covered a lot of essays, and that's all for today. Thank you so much for watching, guys, and I'll see you in the next video. Until then, stay safe. Bye bye.